स्वागत है साथियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखिए, दृष्टि क्विक बुक की जो बुक है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है और आपके रिस्पांस को देखकर भी लग रहा है कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये पूरी बुक तो पढ़ पाना संभव नहीं होता है, लेकिन ये है कि मैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो आपकी पूरी बुक पढ़ने के बराबर ही है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिए, उसके बाद ये बुक ले आइए। देखिए, आप उसमें बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर पाएंगे, बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो मैं आपको इसको डिस्कस भी करता चलूँगा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा और उसे पढ़ाता भी चलूँगा। तो अभी तक हमने उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको बहुत अच्छे से समझा। इस लेक्चर में हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का कुछ भाग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो देखिए, इसकी अगर लंबाई बात करें तो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई बात करें तो क्योंकि बिल्कुल चौड़ा और लंबा तो है नहीं, इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो डिफ़र करती है 150 से 300 किलोमीटर तक में। हाँ, चूँकि मैदानी भाग है तो सी लेवल जो है वो देखा जा सकता है, तो कहीं पर 50 तो कहीं 150, यानी कि 50 से 150 मीटर तक की समुद्र तल से ऊंचाई पाई जाती है। इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। तो भाबर और बांगर जो खादर हैं, इनको लेके कंफ्यूज ना हो। जो पर्वतपदीय प्रदेश होते हैं जहाँ पर बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं लुढ़क करके, वहाँ भाबर बन जाता है। और आप एक नदी के किनारे खड़े होकर सोचें तो जो नदी के समीपवर्ती होगा वो होगा खादर, और जो थोड़ा दूर होगा वो होगा बांगर। अभी इसको अलग अलग डिस्कस भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो भाबर क्या है? भाबर है शिवालिक के गिरपत प्रदेश में, सिंधु से तीस्ता नदी तक इनको भाबर कहा जाता है। तो मान लीजिए ये पर्वत है, अगर यहाँ से नदी बह के आ रही तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आएगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये नदी पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगेगी। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ डिस्कस किया गया पॉइंट कि जो इस भाग में नदियाँ हैं वो कंकड़ बजरी के ढेर के नीचे होकर अदृश्य हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, तो विकल्प में आपका होगा भाबर, जो आपका सही होगा। अब आप जानते हैं कि ऐसा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो उसे भी यहाँ डिस्कस किया गया है। अब जो भाबर के बाद होगा क्या कि जो ये आपकी रिवर आई यहाँ पर, ये रिवर जब यहाँ पर आएंगी, नदियाँ जो यहाँ से अदृश्य होंगी तो बाद में फिर निकलेंगी, तो एक तो इनका बहाव कम हो जाएगा, ऊपर से रिस रिस के निकलेंगी, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, मार्शी लैंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक तो नदियाँ फिर से दिखाई देंगी और ये क्षेत्र दलदली होगा, दलदली होगा तो यहाँ पर वनस्पतियाँ भी ज़्यादा होंगी, तो तराई क्षेत्र की ये विशेषता हो जाती है। तो भाबर के बाद आता है तराई। तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाबर प्रदेश का जो दक्षिण का भाग है वो दलदली होगा। और होगा क्या, इसकी चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? जो नदियाँ अदृश्य हो गई होती हैं या पुनः दृश्यमान होती हैं, यहाँ पर वर्षा की अधिकता होती है, नमी होती है, और इनका जो विस्तार है वो पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया गया है। और मैंने इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता भी दी हैं। बांगर को थोड़ा देखते हैं, बांगर की क्या खास बात होती है। तो अगर मैदान की जो उच्च भूमि देखें तो वो बांगर होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और उत्तरी मैदान का जो विशालतम भाग है वो पुराना जलोढ़ ही है, जिसे बांगर कहते हैं। कंकड़ वगैरह इसमें पाए जाते हैं। क्षारीय उत्फुल्लन देखने को, जैसे रेह कल्लर उनको कहा जाता है, ये लवणीय प्रकृति के होते हैं। तो क्योंकि ये बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर होता है, याद रखिए जो बाढ़ वाले मैदान का तल होगा ना वो खादर होगा, ठीक है। इसका जो थोड़ा ऊंचा होगा वो होगा बांगर, और यहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, तो कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है। यहाँ पर भूमिगत जो जल स्तर होता है वो थोड़ा नीचे होता है। याद रखें कि यहाँ पर अपक्षय वगैरह के कारण जो है कुछ भूण भूमियाँ मिलती हैं। तो बांगर और भाबर को पूछा जाता है, खादर को। खादर में देख लेते हैं। तो खादर मैंने आपसे कहा कि जो नदी के आसपास का होगा, निचली भूमि नवीन जलोढ़ होती है, कांप मिट्टी होती है। जब भी बाढ़ आती है तो नई परत जम जाती है, और ये इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। क्योंकि ये निचले स्तर होते हैं तो जल स्तर भी यहाँ ऊंचा होता है, चीका मिट्टी की यहाँ अधिकता होती है, और अधिकतर जो फसलें हैं यहाँ पर कृषि होती है, ठीक है। इसके बाद उसका जो मैदान का भाग आता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, जो खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। ये पुराना नया पंग दलदल है। जो इसमें उच्च भूमियाँ होती हैं उनको कहते हैं चार। तो वास्तव में अगर उत्तर भारत का मैदान देखें तो अगर इसको प्रादेशिक भाग पे बांटा जाए तो पंजाब का मैदान है, राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए थोड़ा विशेषताएं देखते हैं पंजाब के मैदान की क्या हैं। तो आप जानते हैं सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, इनको कहते हैं, इनके जो क्षेत्र हैं इनके निर्मित मैदान को कहते हैं पंजाब का मैदान।
तो भारत पाकिस्तान दोनों में इसका विस्तार है। इसके जो नाम आते हैं वो जैसे बिस्त दोआब है, रचना दोआब है, चच दोआब है। इसका एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और बातें हैं। जो पंजाब में जो पुरानी बांगर है उसको बैडलैंड बोलते हैं, जो अनुर्वर भूमि होती है। और पंजाब के जो पर्वतपदीय मैदान होते हैं, इसमें नदियों के अपरदन से निर्मित जो भूमि होती है उसको चौस या चोस कहते हैं। ठीक है, जैसे होशियारपुर जिला में चोस अधिक पाए जाते हैं। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब होता है। अगर आप ब्यास सतलज का पहला पहला अक्षर ले लें तो ब्या बा और सा बिस्त, तो बिस्त दोआब जो है ब्या और सत, तो बिस्त दोआब हो गया आपका। ये पूछा जाता है कौन किसके बीच में है, तो बिस्त दोआब है ब्यास सतलज। इसी प्रकार ब्यास और रावी का पहला दोनों देख लें तो बारी, बारी दोआब। रावी और चिनाब का देख लें तो रचना दोआब। चिनाब और झेलम का च और जा ले लें तो चच दोआब। इसी प्रकार एक थोड़ा डिफरेंट आता है झेलम चिनाब सिंधु, ये है सिंधु सागर दोआब। तो एक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। गंगा के मैदान को बांटा भी गया है, जैसे ऊपरी गंगा के मैदान को रोहेलखंड और अवध के मैदान में बांटा गया है। जो मध्य गंगा का मैदान है ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का है। बिहार वाले क्षेत्र में जैसे सारण, मगध, मिथिला का मैदान है, और उसके बाद निम्न गंगा वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। तो जो गंगा के मैदान की रचना हुई है वो एक अग्रगर्त में हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भूखंड जब उत्तर की ओर प्रसार हुआ तो हिमालय के नीचे जो ये पूरा नितल चला जाता है, तो वहाँ पर जो जमाव हुआ तो अग्रगर्त के रूप में इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो मध्य गंगा का बाढ़ से संबंधित देखा जाए तो मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ पर गोखुर लेक भी पाए जाते हैं, और क्योंकि नदियों में विसर्प यहाँ पाया जाता है इसलिए इनकी संख्या भी पाई जाती है, तो मध्य गंगा पूछा जा सकता है विकल्प में। यहाँ पर जहाँ तहाँ गर्त पाए जाते हैं, इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जो पॉट होल्स होते हैं गर्त। तो पटना में जैसे इनको जल्ला कहते हैं, मोकामा के निकट इनको टाल कहते हैं, बंगाल में बील कहते हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं कि बील क्या है, टॉल क्या है, जल्ला क्या है, तो ये सभी गर्त हैं गंगा के मैदान में। ठीक है, तो जगह तगह ये पाए जाते हैं इसलिए इनको ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है दुआर। तो जैसे जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का जो पर्वतीय है तराई क्षेत्र, वो कहलाता है दुआर। तो ये हमने देखा आपका जो प्रमुख पंजाब का मैदान था और गंगा का मैदान, थोड़ा सा उसको हमने यहाँ पर देखा। आइए राजस्थान का मैदान देखते हैं। तो राजस्थान का मैदान जो है वो थार का जो मरुस्थल है वो वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा जो रेखा है वो राजस्थान का मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल दोनों को बांटती है। राजस्थान जो बांगर है वो वहाँ की जो उर्वर भूमि है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो कहलाती है रोही। ठीक है, खनिज तेल, जिप्सम नमक के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर के जरिए सिंचाई होती है। यहाँ की जो प्रमुख झील है सांभर झील, एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। जो यहाँ की प्रमुख नदी है वो है लूनी। देखिए यहाँ दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, बालसन और प्लाया, ये पूछे जाते हैं। बालसन क्या है? जो पहाड़ियों से घिरा अब केंद्रीय अपवाह होगा वाला विस्तृत समतल गर्त जो होगा उसे कहते हैं बालसन। और जो चौरस प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलें होंगी उन्हें कहेंगे प्लाया। ठीक है, जैसे सांभर झील जो है वो बालसन का अच्छा उदाहरण है। और प्लाया के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो डीडवाना, कुचामन, सरगोल। ठीक, इसके अलावा आप जानते हैं कि रेगिस्तान में बरखन पाए जाते हैं। तो ये बरखान क्या होते हैं? तो ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं जिनको कहते हैं बरखान। तो ये बालुका स्तूप बरखान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको आप फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैदान वगैरह का मैप दिया हुआ है, इसको आप बुक में पढ़ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान अगर देखें तो इसका जो ढाल देखिए, तो ढाल किधर होगा? तो इसका ढाल जो होगा वो दक्षिण पश्चिम में होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस प्रकार बहती गंगा कैसे मिलती है, तो इसका जो ब्रह्मपुत्र के मैदान का ढाल होगा दक्षिण पश्चिम होगा। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नदी द्वीप बन गए हैं ढाल प्रवणता थोड़ी कम होने के कारण। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम का 33वां जिला भी है ये। असम घाटी के उत्तरी किनारों पर ढाल खड़ा है, दक्षिणी किनारे पर मेघालय की तरफ मंद ढाल पाया जाता है। कुछ उपजाऊ मैदान भी हैं यहाँ पर। तो कुछ यहाँ से प्रमुख बातें हैं। मैदान के बाद अगर भारतीय मरुस्थल की बात करें तो जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है उसे मरुस्थल की संज्ञा की जाती है। एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें अगर मैक्सिमम डेंस देखा जाए, सर्वाधिक जनघनत्व, तो वो थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। चलिए एक आता है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वो सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ डिस्कस करते हैं।
थोड़ा सा क्या इसमें कई चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार की कुछ विशेषताएं पहले जो डिस्कस की गई हैं बुक में उनको देखते हैं। इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, इसका विस्तार देखें तो ये अरावली से लेकर राजमहल पहाड़ियों तक, गिर पहाड़ियों से लेकर इलाची पहाड़ियों तक और उत्तर पूर्व में शिलांग कार्बी एंगलोंग पठार तक इसका विस्तार मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई पूछी जा सकती है 600 से 900 मीटर। जो प्रायद्वीप की ऊंचाई है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यानी कि आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो है वो थोड़ा ऊंचा है और पूर्वी घाट थोड़ा नीचा है, तो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, और इसका ढाल कैसा है, उत्तर और पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर कैसे है, तो आप जानते हैं कि कुछ नदियां जो हैं जैसे सोन, चंबल, दामोदर हैं वो बहती हैं उत्तर की ओर, जो आके गंगा नदी प्रवाह में मिलती हैं। लेकिन आप बाकी को देखेंगे तो जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी वगैरह हैं तो वो जो है पूर्व की ओर बहती हैं। तो आप देखेंगे कि आपको उत्तर की तरफ भी ढाल मिलेगा और पूर्व की ओर। तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बुक में इसको डिस्कस किया गया है कि उत्तर और पूर्व की ओर इसका ढाल है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर 4 भाग में पूरे प्रायद्वीपीय पठार को डिस्कस किया गया है। जैसे केंद्रीय उच्च भूमि है, इसमें कई आएंगे, इनको लेके पढ़ेंगे। पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, दक्कन का पठार है। ठीक, तो एक एक करके मैंने ABCD यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पहले केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है, उससे पहले एक यहाँ पर टेबल डिस्कस की गई है, गुजरात की पहाड़ियाँ। इस बुक में आपको कई बार पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब ऐसे मिल सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं। देखिए, अगर उसका उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो सबसे उत्तर में है कच्छ, उसके नीचे है मांडो, उसके बाद है बरदा, उसके बाद है गिरनार और गिर। तो ये थोड़ा मैप पर आप लोकेट करिएगा इसको लेकर के, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपको याद होगा, अदरवाइज़ ये भूल जाएगा। केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें तो इसमें अरावली का पर्वत है, मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्यन श्रेणी है, सतपुड़ा है। तो सेंट्रल आइलैंड में ये लगभग 6 पॉइंट हैं, इनको अलग अलग करके यहाँ डिस्कस किया गया है। तो पहले सेंट्रल आइलैंड के इन 6 को पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी को देखते हैं। अरावली पर्वत तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका विस्तार जो है वो दिल्ली रिज से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है, काफ़ी लंबा है। और ये मैं पहले लेक्चर से आपको समझाता चला रहा हूँ कि जो प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है वो अरावली ही है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन काल में होती है, कि पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक का भी कार्य करता है। ये आप एक मैप में देख भी चुके हैं। तो लूनी नदी यहाँ से निकलती है। कुछ अरावली की ओर छोटी नदियाँ हैं, सुकरी और जवाई नदियाँ, तो ये लूनी की सहायक हैं, जो आपको याद रखने लायक है कि लूनी की सहायक कौन सी हैं, तो सुकरी और जवाई नदियाँ। अरावली पर्वतमाला न केवल एक जल विभाजक है बल्कि जलवायु विभाजक भी है, क्योंकि अगर पूरब की तरफ देखें तो अधिक वर्षा वाले हैं और पश्चिम की तरफ देखें तो अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश वाले हैं। तो जलवायु का भी विभाजन ये करता है। शिखरों की बात करें तो सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, कुंभलगढ़ वगैरह हैं। तो अरावली के डिस्कस करने के बाद मेवाड़ का पठार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। बनास किसकी सहायक है, चंबल की। तो मेवाड़ हो गया। अब मालवा का पठार देखते हैं। मालवा का पठार इंपॉर्टेंट है, इसको राजस्थान में हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसका अगर विस्तार देखें तो दक्षिण में विंध्य से लेकर उत्तर में ग्वालियर तक, पूर्व में बुंदेलखंड बघेलखंड से लेकर पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक इसका विस्तार मिलता है। यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ जो चंबल नदी घाटी है वहाँ वेदरिंग और नलिका अपर्दन, इनकी वजह से कुछ बीहड़ या उत्खात भूमियाँ मिलती हैं। देखिए, बुंदेलखंड का जो पठार है ये थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यूपी से भी संबंधित है। देखिए, इसका जो विस्तार है ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। तो ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं। तो मध्य प्रदेश के अगर MPPCS वगैरह दे रहे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, ये सभी आते हैं। लाल मृदा का यहाँ पर विकास हुआ है। यहाँ पर जो महाखड्ड हैं उसकी वजह से इसको उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। तो मालवा का पठार भी काफ़ी अपर्दित क्षेत्र है। यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो पठार है उसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। ये केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी जो है वो गुजरात में जोबट हिल, बिहार में कैमूर के नाम से जानी जाती है, कैमूर हिल। ठीक, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में ही नर्मदा नदी घाटी है। यहाँ की प्रमुख है विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। देखिए, ये भवन निर्माण के जो पत्थर हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध हैं।
तो लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है विंध्य श्रेणी के क्रम में। अगर सतपुड़ा की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर में है। ये पूर्व पश्चिम से पूर्व जो है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, इनका क्रम है। अभी इसको मैप पर थोड़ा देख भी लेंगे, आगे एक मैप भी मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, इसको अगर आप पश्चिम से पूरब देखें तो यहाँ आपका ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी डिस्कस किया गया है। अब इस सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी जो है, जो मैकाल यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो महादेव की तो हो गई धूपगढ़, मैकाल की हो गई अमरकंटक। ठीक, जो अमरकंटक है यहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है। तो आप जानते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम में बहकर भ्रंश घाटी से होकर के बहकर जाती है अरब सागर में, और सोन नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है, तो इसका प्रवाह उत्तर की ओर हो जाता है। इन सब का जो स्रोत है वो एक ही है, अमरकंटक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमरकंटक जो है वो किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो मैकाल पर्वत की, और ये किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो थोड़े छोटे छोटे यहाँ बातें इंपॉर्टेंट हैं। पूर्वी पठार में कौन कौन सम्मिलित किया जाता है, इनको देखते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार, ये अभी तक हमने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था। अब हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, जो पूर्वी पठार है। इसमें छोटा नागपुर है, छत्तीसगढ़ बेसिन है, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर पठार देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका विस्तार देखें तो राजमहल पहाड़ी, उत्तर का हजारीबाग, दक्षिण में रांची का पठार, इसमें इस तरीके से ये डिवाइडेड है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो रांची के पठार को जो रांची पठार है वो हजारीबाग के पठार को इससे अलग करती है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी भी है ये। इसकी अगर बात करें तो दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है स्वर्णरेखा नदी। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं वो है पारसनाथ हिल, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। रांची के पास ही है हुंडरू जलप्रपात। देखिए, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृतियाँ हैं, द्वीप के रूप में दिखाई देती हैं, उनको कहते हैं पाट भूमि। ठीक है, ये एक पाट क्षेत्र उत्थित भूखंड के उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, ईप वगैरह बहती हैं। गोंडवाना क्रम या कोयला भंडार की प्रचुरता यहाँ पर पाई जाती है। दंडकारण्य जो है आप देखें तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो बिल्कुल मिक्स एरिया है उसमें पाई जाती है, सेंट्रल एरिया में। यहाँ पर इंद्रावती जो गोदावरी की सहायक है उसका उद्गम होता है। टिन धातु का यहाँ पर भंडारण है। दंडकारण्य पठार में स्थित जो बस्तर क्षेत्र में यहाँ पर टिन पाई जाती है। तो पूर्वी पठार के बाद उत्तर पूर्वी पठार में देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में। इसमें किसको देखेंगे तो मेघालय का पठार इंपॉर्टेंट है। मेघालय का पठार जो है ये पूर्वी पठार से अलग कैसे होता है? देखिए, ये पूर्वी पठार का ही जो छोटा नागपुर का पठार का है उसी का पूर्वी विस्तार है ये मेघालय का पठार। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार है वो कौन सा? मेघालय का पठार। किससे अलग होता है? राजमहल, गारो गैप। तो अगर आप राजमहल पहाड़ी को देखें और गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में वहाँ देखें, तो राजमहल और गारो के बीच में जो गैप हो गया उसको कहेंगे राजमहल गारो गैप, तो उसी से अलग होता है। पश्चिम बंगाल में इसको मालदा गैप भी बोलते हैं, तो मालदा गैप से भी अलग माना जा सकता है। ठीक है, क्रम मैंने बोल ही दिया। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय की हैं। एक और जोड़ लीजिए, मिकिर असम में है। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर मेघालय और असम में हो गया ये 4 पहाड़ियाँ। एक्चुअली ये नाम जो हैं वहाँ की जनजातियों पर हैं। ठीक है, अगर देखें खासी की बात, तो खासी का जो आकार है कुछ ऐसा है, पहाड़ियों में ऐसा अवस्थित है कि वहाँ पर उसका कीप का रूप बनता है। अधिक वर्षा होती है, यहीं पर मासिन राम और चेरापूंजी है। यहाँ पर आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर धारवाड़ संरचना की बात करें तो सिलांग रेंज यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। जो सिलांग का पठार है वो सबसे ऊंची चोटी नौकरिक यही मेघालय में स्थित है। और जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी तो लेटराइट मिट्टी होगी, सदाबहार वनों का विकास होगा। मालदा गैप के बारे में यहाँ छोटा सा डिस्कस किया गया है, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। ठीक है, दक्कन के पठार में देखें तो 3 प्रमुख चीज़ें हमें पढ़नी है। दक्कन ट्रैप है, कर्नाटक का पठार है, आंध्र का पठार। तो दक्कन ट्रैप में कौन सा आएगा? दक्कन ट्रैप आप देखें तो महाराष्ट्र और काठियावाड़ बेल्ट आएगा। इसमें क्या है, विशाल चट्टान है, काली मिट्टी का विकास हुआ है, कपास की खेती होती है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में यह क्षेत्र स्थित है नागपुर तक। इसमें जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है तो ये आपको यहाँ पर सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये और ये आपका पूरा जो है वो दक्कन ट्रैप
हो जाता है। ठीक है, तो मैप पर भी हमने इसको देख लिया। आइए इसमें थोड़ी सी और बातें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कर्नाटक का पठार में। तो कर्नाटक का जो पठारी भाग है उसमें पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। यानी कि कर्नाटक में जो पश्चिम घाट से लगा हुआ पर्वतीय पठारी क्षेत्र है वो है मलनाड। बाबा बूदन प्रसिद्ध है, इसमें मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, ये धारवाड़ संरचना का जो कर्नाटक में ही धारवाड़ है, तो कर्नाटक का धारवाड़ संरचना की जो चट्टानें हैं वो खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं, जिसमें बाबा बूदन की पहाड़ियाँ सबसे अधिक फेमस हैं। तो मैसूर के पठार से कावेरी नदी बहती है, बाकी और भी नदियाँ हैं जो इससे बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सारावती, भीमा। ठीक है, अब यहाँ जलप्रपातों से थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। जो गरसोपा जलप्रपात जो है वो सारावती नदी पर है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसके अलावा अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखें तो कुंचिकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक, ये कहाँ पर है? तो वाराही नदी पर है, शिमोगा जिला कर्नाटक में। तो ये आपके जलप्रपात के भी क्वेश्चन हो गए जिनको हमने कर्नाटक के पठार के तहत देखा। आंध्र के पठार में देख लेते हैं, तो रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार है। जो तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा जो है वो पठारी है और दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी के बीच में कोल्लेरू झील अवस्थित है, ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि भी मानी जाती है। जो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इसमें प्रमुख पहाड़ियों के नाम देखें तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और तमिलनाडु में पालनी। तो इनको थोड़ा अभी मैप पर मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन और देख लेते हैं। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और जो ऊटी है वो नीलगिरी में अवस्थित है, जबकि अनाईमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र पूछा जाए तो वो कार्डमम है। तो थोड़ा सा पहाड़ियाँ देख लेते हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है। जैसे अभी नाम आपको मिलेंगे, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, सेवराय, जवादी, पालकुंडा, वेलिकुंडा, नल्लामलाई। तो ऐसे तो आपको बड़ा ये लग रहा होगा अजीब, लेकिन जब आप इसको मैप पर देखेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। देखिए, इनका क्रम ही है नीलगिरी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद कार्डमम। तो ये आपका क्रम हो गया, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक, अब यहीं पर थोड़ा सा दर्रे भी देख लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है पाल घाट दर्रा। ठीक, और ये पलक्काड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और अगर इसमें देखें जो अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में, तो इसी में आता है सेनकोटा दर्रा। ठीक, तो ये दो आपके दर्रे हो गए जो आपको इसी समय याद हो गए। अब इनको थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी पालनी की पहाड़ियाँ हैं जिनको आपने पढ़ा कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो आपकी पालनी की पहाड़ियाँ हो गई। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछा जाता है, तो चलिए हम यहीं से, क्योंकि ये अनाईमुडी का जो क्षेत्र है वो ये है, ये एक नॉट बनती है, इधर से आती हैं पर्वत पर श्रेणियाँ, इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, तो ये एक अनाईमुडी यहाँ पर बनता है। ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अगर नीलगिरी की चोटी देखें तो वो कहाँ पर है? तो नीलगिरी की चोटी आती है, ये आपके नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा यहाँ पर दिया गया है। जो इस पर सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो जो ये डोडा बेटा है वो यहाँ पर आपका आ जाता है। जो पहाड़ियाँ हैं पूर्व में देखते हैं तो पालनी से आगे बढ़ते हैं तो सिरुमलाई हैं, पंचेमलाई हैं, शेवराय हैं। शेवराय के बाद आएगा आपका जावादी, जावादी के बाद आएगा पालकोंडा, पालकोंडा के बाद वेलकोंडा, वेलिकोंडा के बाद नल्लामलाई। तो इनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछा जा सकता है। थोड़ा इनको मैप पे डिस्कस करिएगा और देखिएगा, तो जिससे आपको याद रहेगा। मैप देखने के बाद थोड़ा यहाँ बुक में पढ़ते हैं कैसे इसको डिस्कस किया गया है, इसको समझते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो मैप पर दिखाया, अब आपको याद होगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट दर्रा है, ये पलक्काड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोटा दर्रा है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। जो कोडाई कनाल है पर्यटन स्थल, वो पालनी पहाड़ियों में स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। जो साइलेंट वैली है नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। और कौन सा किस राज्य में है, तो अब आपको मैप देखकर ये समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंध्रा में मैंने देखा कि जब तमिलनाडु में सेवराय और जवादी हैं, उसके बाद आंध्रा में प्रवेश करते हैं तो पालकंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई आपको देखने को मिलती है। ठीक आइए पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है अरब सागर के तट पर है। इसकी 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, महाबलेश्वर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र जो है इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो इनका भी मैप पर आप थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पश्चिमी घाट है ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो कगार तथा एक स्थल के खंड के अरब सागर में ये अवसंलग्न हो गया, अवसंवलन हो गया, तो धंस गया। हुआ क्या कि इसका जो कगार है वो पश्चिम की तरफ तीव्र और खड़ा हो गया और पूर्वी ढाल चूँकि मंद और सीढ़ीनुमा हो गया है। तो ठीक है, तो इसको वास्तविक पर्वत श्रेणी न कह करके इसका आकार ऐसा बन गया कि एक पर्वत माना जाता है, लेकिन एक तरीके का ये कगार है। ठीक, जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं एक एस्चुअरी। तो ध्यान रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वारनदमुख एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जो प्रमुख दर्रे हैं, तो देखिए थाल घाट जो दर्रा है ये आपके महाराष्ट्र का है, और भोर घाट। थाल घाट जो है मुंबई नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई पुणे को जोड़ता है। पाल घाट और सेनकोटा को हमने पढ़ ही लिया, केरल में स्थित हैं। एक जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में पाल घाट है जो कि पलक्काड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और सेनकोटा गैप आपने देखा कि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है जो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तो एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको ये यहाँ पर मिल भी जाएगा जो बुक में अच्छे से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इसका मैप भी अच्छे से डिस्कस किया गया है जिसको आप मैप के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। तो यूनेस्को ने 2012 में इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। अगर पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम देखें उत्तर से दक्षिण, तो मैप पर मैंने आपको दिखाई दिया कि उत्तर से देखें तो नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची यानी कि कार्डमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट को अगर डिस्कस करें तो इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर, और पूर्वी पहाड़ियों में दो समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में, जिसमें पूर्व की तरफ वेलिकोंडा है और पश्चिम की तरफ पालकोंडा है। ठीक, तो बुक में इसको भी अच्छे से डिस्कस किया गया है। जो कुछ पहाड़ियों का क्रम है आंध्र प्रदेश में, उन्हीं पहाड़ियों का क्रम देखिए जिनको मैंने आपको दिखाया, वो आंध्र प्रदेश में उत्तर से दक्षिण दिखाया गया है। तो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी। और अगर तमिलनाडु में देखें तो जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। तो ये यहाँ पर इनको डिस्कस किया गया है। जो तटीय मैदान हैं और जो द्वीप हैं, भारत के द्वीप समूह, और एक अभ्यास प्रश्न उत्तर है। तो आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा और अभी काफ़ी कुछ है जिसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ, तो उसको मैं अगले अपने वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो जैसा कि आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स हैं, उनसे मुझे ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसको एक बार देखिए, पूरा देखने के बाद फिर उस किताब को पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है जो आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसका अगला पार्ट है उसको लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।